जय हिंद बच्चों, मैं गोविंद सर आप सभी का करियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th में एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ने चल रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग कवर करेंगे। और जो हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे जो एक्स्ट्रा एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, हम उन्हें भी प्रैक्टिस करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो हमारे पास है क्या, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के क्या है अनुप्रयोग है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में होता क्या है, सिंपल सी बात, जैसे अगर कभी हम घूमने जाते हैं कहीं पर, या कभी हम ऐसे कुछ स्थान देखते हैं, जैसे अगर आपके मन में जहाज को देख करके जहाज उड़ती हुई जा रही है क्षैतिज से, वो क्या समांतर उड़ती हुई जा रही है, तो हम उसे देखते हैं तो मन में एक बात आती है कि कितनी हाइट पर उड़ रहा है, उस हाइट को बताना है। या फिर जैसे कभी कभी हम लोग दीवार के सहारे सीढ़ी लगा देते हैं, फिर मन में आता होगा सर कितनी लंबी सीढ़ी हो ताकि खिड़की तक या छत तक पहुंच जाए। तो खिड़की की ऊंचाई या फिर छत की ऊंचाई या फिर सीढ़ी की लंबाई बताने के लिए हम लोग जिस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इसमें और हम लोग पढ़ते क्या है, इसको एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने चल रहे हैं। त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। चलिए समझते हैं होगा क्या इसमें। अच्छा, इसे पढ़ने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ फिगर हमने ऐड रखा है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई क्या गर्ल्स है खड़ी हुई है, और गर्ल्स क्या देख रहे हैं, किसी पतंग को देख रही है। पतंग को देख करके मन में क्या चल रहा है, पतंग को देख करके उसके मन में एक बात चल रही होगी कि सर पतंग कितनी हाइट पर उड़ रही है। तो पतंग की हाइट बताने के लिए या पतंग को उड़ाने के लिए, जिस हाइट पे उड़ रही है पतंग, उतना उड़ाने के लिए हमें धागे की कितनी जरूरत पड़ेगी, या धागे की लंबाई क्या होगी। हम इन सब बातों का बाद क्या पढ़ने चल रहे हैं इसमें। सबसे पहले हम बात समझ लेते हैं एक बात, और फिर आ जाते हैं इस पर। क्या है, हम लोगों ने कहा पहली बात यह है कि हम लोग पीछे चैप्टर नंबर 8 पढ़ के आए हैं। चैप्टर नंबर जो हमारा 8 था त्रिकोणमिति, उसे हम कवर कर चुके हैं। अब उसे हम पढ़ चुके हैं तो उसमें क्या था, उसमें हम लोगों ने रेशियो के बारे में समझा था, और कुछ हमारे पास सर्वसमीका थे उसके बारे में समझा था। उस पर बेस्ड हम लोगों ने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन लगाया था, उसी से रिलेटेड है। हम ये कह सकते हैं पूरा त्रिकोणमिति तो नहीं आता, लेकिन त्रिकोणमिति का कुछ हिस्सा चैप्टर नंबर 9 में भी पूछा जाता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या सम यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग। तो हमने कहा फिर यहाँ सबसे पहली बात आपको याद क्या करना है, ये बात समझ लीजिए। चैप्टर नंबर 9 को पढ़ने के लिए आपको एक बात तो ये याद रखना है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये याद रखना है। ये लाल बटे कक्का है क्या, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर बनता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं एक, जिसमें ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का होगा, और ये एंगल जिस पर हम लोग क्या होता है देखते हैं, अगर यहाँ से देखने का काम कर रहे हैं तो ये एंगल बनेगा। यहाँ से सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं कर्ण, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमें याद रखना है चैप्टर नंबर 9 को लगाने के लिए, एकदम आसान सी भाषा में हम लोग समझते हैं। चैप्टर नंबर 9 को लगाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, लाल बटा कक्का याद करेंगे। लाल बटे कक्का का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे हम कह देंगे पहला है साइन, अगर हम इस थीटा के अकॉर्डिंग चलते हैं तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, पहला रेशियो आ जाएगा। दूसरा रेशियो हमारे पास आ जाएगा जिसको हम कहेंगे कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और अगर हम तीसरे रेशियो की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो ये टोटल हमारे पास 3 अनुपात बनने वाले हैं। हमें इन तीनों को बहुत ज़्यादा याद करने ला है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा ये वाला, और बाकी जो है इनमें ये कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर में इन दोनों का 10 से 15% यूज हुआ है, बाकी में तो ये भर भर के यूज हुआ है। अच्छा, ये तो हमने कहा क्या क्या याद करना है पहले चैप्टर नंबर 9 पढ़ने के लिए। पहली बार लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का की मदद से टोटल 6 रेशियो होते हैं, और ये रेशियो होते किसके हैं, समकोण त्रिभुज के होते हैं। अगर समकोण त्रिभुज के रेशियो हैं तो हम लोग यहाँ याद करेंगे पहला साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा लंब बटे आधार। पहली बात हमें ये याद रखना है, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात के लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, मान निकालेंगे क्या,
विशिष्ट अनुपात कह देते हैं या फिर मान कह देते हैं। कौन कौन से मान होंगे चलिए समझते हैं। जैसे मैंने कहा हमारे पास 0 डिग्री तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और 90 भी नहीं आएगा, लेकिन हम लोग लिख ले रहे हैं, जिसमें हमें याद क्या करना है, 0 नहीं याद करना है, 90 नहीं याद करना है, और क्या याद करना है, 60 याद करना है। तो हमें ये 3 को याद रखना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के मानों को याद रखना है। किस वाले मान पर? एक तो हमारे पास आएगा साइन, और एक आएगा हमारे पास कॉस, और एक हो जाएगा हमारे पास टेन। तो ये साइन कॉस टेन। अगर हम साइन की बात करते हैं, साइन 0 का मान होता है 0, कास 0 का मान होता है 1, और टेन 0 का मान हो जाएगा भैया, साइन 0 को भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ये। लेकिन हमें 0 डिग्री से कोई मतलब नहीं है चैप्टर नंबर 9 पढ़ने के लिए। चैप्टर नंबर 8 में हाँ यूज है इसका, लेकिन 9 में कोई इसका यूज नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा साइन 30 की बात करते हैं। अगर हम साइन 30 की बात करेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2, याद रखना है। कास 30 की बात करते हैं √3/2 हो जाएगा, और अगर हम टेन 30 की बात करते हैं तो 1/√3 हो जाएगा ये। और क्या याद करेंगे, साइन 45 का मान 1 होता है, कास 45 1/√2 होता है, और अगर टेन 45 की बात करते हैं, सॉरी साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, टेन 45 का मान होता है 1। और अगर हम साइन 60 की बात करते हैं तो √3/2 हो जाएगा, कास अगर हम 60 की बात करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। अगर हम टेन 60 की बात करते हैं तो टेन 60 का मान हो जाएगा यहाँ पे √3 हो जाएगा। अगर ऐसे हम साइन 90 की बात करते हैं 1, कास 90 की बात करते हैं 0, टेन 90 का होता है अपरिभाषित इनफाइनाइट। तो हमें ये 3 मान को याद रखना है। अगर अब हमें ये 3 मान याद रहेंगे, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, मैंने कहा बहुत ही आसान है ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। बस कुछ फार्मूले याद कर लेते हैं, जैसे ये और दूसरा ये। अगर ये दोनों आपको आते हैं तो एक बात और बचती है, कहाँ पे एंगल ऑफ क्या एलिवेशन बनेगा और कहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो इसका मतलब उन्नयन कोण कहाँ बनेगा और अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ये बात समझ में आ जाए, फिर हम फिगर बनाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 9, और 9 में हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी, यानी ऊंचाई और दूरी भी कह सकते हैं, ऊंचाई और दूरी। तो हमने कहा 2 फार्मूले आपको याद रखना है। आ जाते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा हमें और क्या पढ़ना है, तीसरा हमें एक बात ये पढ़नी है, जैसा कि हम लोग फिगर यहाँ ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ऊपर की ओर देखने में कौन सा कोण बन रहा है, ऊपर की ओर देखने में कोण बन रहा है हमारे पास उन्नयन कोण। कौन सा कोण है, उन्नयन। देखो हमें ऐसे भी याद हो जाएगा, जब भी हम अपने नयन को यानी नेत्र को ऊपर की ओर उठाएंगे, ऊसे ऊपर होता है और ऊसे उन्नयन भी होता है। तो जब हम अपने सर को किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर उठाते हैं तो कौन सा एंगल बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा मान लो ये हमारी क्या है भैया, आँख है, ये हमारी क्या है, आँख है। अब ये आँख है, तो आँख से हम यहाँ पे किसी वस्तु को देख रहे हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं, तो यहाँ से वस्तु से, आँख से जो वस्तु के सामने ये रेखा होगी, जो आँख से सीधे वस्तु के पास क्या जाएगी, वस्तु के पास, ये आँख से जो वस्तु के पास सीधी रेखा होती है, इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा, ये हो जाएगा। और अगर इसी आँख से जो सामने की ओर रेखा बनती है, जिसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा। तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य में जो एंगल बनता है, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कह देंगे, उन्नयन कोण। बात समझ में आई। जब किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपने नेत्र को या सर को ऊपर की ओर उठाते हैं, तो उस अवस्था में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कह देंगे, उन्नयन कोण कह देंगे। बात समझ में आई। जैसे मान लो अगर हम कह दें, आप गांव में टहल रहे थे, किसी के छत पे देखा, किसी वस्तु को देखा, या कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है, आपने यहाँ पे देखा आपका दोस्त क्या है, बैठा हुआ है।
अब इसको आपने यहाँ नीचे से क्या किया, आवाज लगाया। अब नीचे से आवाज लगाया तो यहाँ पे जो आपका ये दृष्टि रेखा जा रही है और आपके सामने ये जो आंख के सामने क्षैतिज रेखा बन रही है, यहीं पे आपका क्या बन जाएगा, उन्नयन कोण बन जाएगा। बात समझ में आ गई उन्नयन कोण का। तो फिर आ जाते हैं अवनमन कोण पे। जैसे अब मान लो आपने यहाँ से वस्तु को क्या देखा, वस्तु थी, आपने यहाँ से देखा। अब वस्तु देखेंगे तो फिर क्या बनेगा, जब ऊपर से जैसे आप छत पे बैठे हो और आपको जमीन पर या फिर जहाँ पे आपका मकान बना हुआ उस क्षैतिज तल पर कोई वस्तु दिखाई दे रही है आते जाते वक्त, तो आप उस वस्तु को देखने के लिए क्या करोगे, सर को सीधी सी बात है डाउन करेंगे, नीचे करेंगे। जब सर नीचे होगा वस्तु देखी जाएगी, तो इस अवस्था में कौन सा एंगल बनेगा, अवनमन। जब हमारा सर नीचे हो रहा है तो कौन सा कोण होगा, अवनमन कोण हो जाएगा। तो ये हमारे पास अवनमन कोण और ये क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। अवनमन कोण और उन्नयन कोण होता क्या है, दोनों सर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग कहते हैं अवनमन या उन्नयन। ऊपर देखेंगे तो उन्नयन, नीचे देखेंगे तो अवनमन हो जाएगा। बस ये उन्नयन अवनमन, और हम लोग ये बात कर लेंगे दृष्टि रेखा और क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा, अवनमन और उन्नमन के लिए। इसके साथ ही त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टैन, और क्या कर लेंगे हम लोग, कुछ त्रिकोणमिति के मान थे उन्हें याद कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे क्या होता है भैया, चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को समझते हैं लगाएंगे कैसे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो उदाहरण हमारे पास 4 है। क्या कहा है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है P से 10 मीटर ऊंचे भवन। तो ये देखो भैया बिंदु हो गया P और P से क्या है, ये 10 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। कौन सा भवन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है इसको कह रहे हैं हम लोग 10 मीटर। 10 मीटर ये हो जाएगा, 10 मीटर ऊंचे क्या भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मतलब यहां से देखेंगे यहाँ पे तो उन्नयन कोण कितना है, 30 है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, दिख रहा होगा आपको, भवन के शिखर पे एक ध्वज लहराया गया है। तो और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, यहीं से ये 45 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछा है ध्वज दंड की लंबाई क्या है, ये जो ध्वजा ऊपर है इसकी लंबाई क्या है और बिंदु P से भवन की दूरी क्या है, ये पूछा गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आ जाते हैं सॉल्व पे और लिखते हैं हमसे क्या क्या पूछा है, पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे पूछा है भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई दिया है 10 मीटर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे भवन की ऊंचाई, भवन की जो ऊंचाई हमारे पास है इसको हम लोग यच मान लेते हैं, और यच का मान दिया गया है कितना, 10 मीटर। सबसे पहला काम आपका यही होगा, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जो जानकारी है उसे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद हमसे ये कहा गया है कि P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है और यहाँ से भी भवन का उन्नयन कोण 30 दिया गया है। ध्वज दंड की लंबाई पूछा है, तो मान लेते हैं, माना ध्वज दंड की लंबाई, मान लेते हैं, माना ध्वज दंड की लंबाई जो हो जाएगी हमारी, यहाँ मान लेते हैं इसको y मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y, ये हो जाएगा। अच्छा, ये भवन की ऊंचाई दिया था h, तो उसको हमने 10 मान लिया h करके, और लंबाई ध्वज दंड की लंबाई यहाँ से यहाँ तक को क्या मान रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग y मान ले रहे हैं, ये y मीटर। और ये दिया गया है कितना है, ये 10 मीटर, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, h कह दिया। फिर और क्या कहा है, और इसमें कहा यह है बिंदु P से भवन की दूरी, तो ये भी मान लेते हैं, तथा बिंदु P से भवन की दूरी, भवन की दूरी क्या मान लेते हैं इसको हम लोग, यक्स मीटर। ये तो हो गया सवाल को। अच्छा, ऐसा मान के नहीं लिखेंगे तब भी सवाल लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मान लेते हैं ना तो एग्जाम में क्या होगा, क्लियरिटी थोड़ा ज़्यादा आ जाएगी। अगर क्लियरिटी आ जाएगी तो फिर तो सवाल लगाने में मज़ा ही अलग है। तो ये हो जाएगा यक्स मीटर, और ये जो हमने इसको माना इसको यच मान लिया, और ये क्या मान लिया, वाई। अब ऐसा करते हैं हम यहाँ पे
ट्रायंगल ढूंढेंगे और ट्रायंगल ऐसा ढूंढेंगे जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता रहे। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो PAB है, तो एक बार हम ले लेंगे यहाँ पे त्रिभुज में, त्रिभुज PAB में क्या पता है PAB में पता यह है कि जो A है एंगल ना वो कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग रेशियो ढूंढेंगे। क्या आप दिया गया है सर इस बार ना मकान की ऊंचाई दिया है और आधार की लंबाई नहीं दिया है, तो ऊंचाई और आधार में जो अनुपात होता है वो किसका अनुपात है सर? ऊंचाई एक प्रकार से लंब हुआ और ये लंब बटे आधार या आधार बटे लंब बटे आधार या आधार बटे लंब। अभी हमने बताया लाल बटे कक्का। अब यहाँ देखो कहीं आपको नजर आ रहा है क्या लंब बटे आधार? तो है ना लंब बटे आधार, कौन सा लंब बटे आधार? तीसरा स्थान दिख रहा है और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं tan। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे त्रिभुज PAB में tan थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है किस त्रिभुज में? PAB में। तो PAB में थीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ पे रख देंगे थीटा का मान 30 डिग्री बराबर में लंब का मान कितना है? लंब कह दो या ऊंचाई कह दो, ऊंचाई का मान दिया है 10 मीटर और आधार का मान दिया गया है यक्स मीटर, ये हो जाएगा। अच्छा ऊंचाई क्या दिया था? लंब दिया था, थीटा दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया यक्स। अब हमें पता है tan 30 का मान होता क्या है? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा 10 बटा यक्स। तो यक्स का मान यहाँ से आ गया, यक्स का मान क्या आ गया? यक्स का मान आ गया 10√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा किसका? जिसको आपने यक्स माना है। यक्स किसको माना है? बिंदु P से भवन की दूरी। तो यही लिख सकते हैं अतः P से भवन की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 10√3 मीटर आंसर। लेकिन इसके साथ मुझसे और कुछ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? जहां पे ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है तो ध्वज दंड की लंबाई पूछा है। तो इस बार लेंगे हम लोग, फिर अगला त्रिभुज ले लेते हैं। और अगला त्रिभुज हमारे पास कौन सा है? त्रिभुज PAD में। और जब PAD ले लेते हैं यहाँ भी P क्या है? P नहीं, यहाँ भी A जो है वो भी 90 डिग्री का है। तो 90 वाले त्रिभुज में होता क्या है सर? जब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो वहां पे हम लोग समकोण त्रिभुज कह सकते हैं और समकोण त्रिभुज कह देंगे। तो फिर तो क्या हो जाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात लग जाएगा। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे, हमको इस वाले साइड से कोई मतलब है ही नहीं, हमको ये कर्ण से कोई मतलब नहीं है। अगर कर्ण से कोई मतलब नहीं तो आधार और लंब ढूंढना है। तो यहाँ पर भी लगा देंगे हम लोग tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। और थीटा कितना है इस बार इस वाले ट्रायंगल में हम थीटा ढूंढेंगे तो 45 डिग्री है। क्या हो जाएगा? 45 बराबर में क्या होगा? लंब। इस बार लंब यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ से मकान कितना है? यच है और पूरा कितना है? वाई है। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 10 प्लस वाई, 10 प्लस क्या हो जाएगा? वाई। और आधार क्या है? यक्स है, जो कि यक्स का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अगर यक्स का मान निकाल लिए हैं तो आगे क्या होगा? इसको और आगे हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा tan 45 का मान 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 प्लस वाई अपान में क्या हो जाएगा? यक्स। तो जब यहाँ से यक्स उधर बच जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा यक्स बराबर 10 प्लस वाई। अब ऐसा करते हैं, हमसे पूछा क्या? वाई का मान, तो वाई का मान पूछा है तो यक्स का मान रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, ऐसा करते हैं, जो हमारा आंसर आए उसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे फिर क्या हम लोग? यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर अब मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से नेक्स्ट वाले पेज पे लगाते हैं इसको। मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? इधर हमारे पास यक्स था, यक्स का मान आया था 10√3 और बराबर में क्या था हमारे पास? बराबर में था 10 प्लस वाई। तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा तो घट जाएगा 10√3 माइनस 10। अब चाहे तो 10 कॉमन ले लेते हैं,
10 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट का 3 हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, ध्वज दंड की लंबाई। या एक काम और कर लेते हैं, रूट 3 का मान होता है 1.732, तो इसको रख के सॉल्व करेंगे तब जो y का मान मिल जाएगा यहाँ से हमें y बराबर हो जाएगा 10। 1.732 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 10 गुणे, घटाओ भैया यहाँ से तो 0.732 और गुणा करा दो तो y का मान आ गया। जब गुणा कराएंगे तो पॉइंट एक स्थान पीछे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7.32 मीटर आंसर। ये पहली बार आपके बुक में यही दे रहा होगा, नहीं दिया है तो हम लोग जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से थोड़ा जल्दी से बात कर लेते हैं जैसा सवाल में दिया है। पहले हम लोगों ने मानने का काम किया, अब आपको भी अगर यहाँ पे चाहे तो मान लो या फिर डायरेक्ट ट्रायंगल से स्टार्टिंग कर दो। ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे तो हमें 2 बार, देखो जितने त्रिभुज बने होंगे हमें देखना है कि यहाँ पे एंगल 2 बार है। एक तो इस बार बना हुआ है PAB में और एक बना है PAD में। PAD में तो एक बार हम PAB ले लिए हैं और एक बार हम क्या ले लिए, PAD ले लिए हैं। 2 ट्रायंगल हो गए, 2 इक्वेशन बन गए। फिर इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा जो पूछा गया था। आ जाते हैं नेक्स्ट। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए एग्जाम्पल भी लेंगे। अच्छा NCERT में सवाल तो कम है, क्वेश्चन बहुत ही कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करने हैं हमें, ताकि हमारा एग्जाम में क्या हो ना भैया, कोई क्वेश्चन छूटे ना। जब ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ लेवल की प्रैक्टिस करेंगे तो नीचे वाले लेवल को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर थोड़ा सा भी हाई लेवल बना दिया तो फिर हम अटक जाएंगे। इसलिए हमारी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, ताकि जो हमारे क्वेश्चन आए एग्जाम में वो अगर नीचे से आते हैं तो फिर हम बहुत अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, जैसा अगला एग्जाम्पल हम लोगों ने ऐड किया है, क्या कहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, जो कि दिख रहा है। इस बार यहाँ पे ये जो दिख रहा है AB, इसको मीनार मान लिया है। ये जो AB है ये क्या है, मीनार है। तो मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है, अधिक, जब सूर्य का उन्नतांश घट कर कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। पहले 60 था, उन्नतांश घट के कितना हो गया, 30, तो छाया बढ़ जाएगी। एक बात बता दे, और जब हम किसी मीनार के पास जाके देखते हैं तो हमें गर्दन ज़्यादा उठानी पड़ती है। अगर गर्दन ज़्यादा उठाएंगे तो कोण ज़्यादा बड़ा बनेगा, और अगर हम कहीं दूर जाके खड़े होकर देखते हैं, गर्दन जो हमारा सर है, मुंडे, इसको कम उठाना पड़ता है, और अगर इसको कम उठाएंगे तो फिर कोण क्या हो जाएगा, कम बनेगा। इस अवस्था में अब देखिए, थोड़ा जितना दूर जाएंगे उतनी हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं, जो सूर्य होता है ना, सुबह के समय किसी वस्तु पे पड़ता है तो उसकी छाया लंबी बनती है। शाम के भी समय क्या होती है, उसकी छाया लंबी होती है, लेकिन जब दोपहर का समय होता है तो उसकी छाया बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि सूर्य सीधे होता है सर पर। और जब कोण बड़ा होगा तो छाया छोटी हो जाएगी, कोण बड़ा होगा छाया छोटी हो जाएगी। कोण क्या हो जाएगा भैया, छोटा, तो छाया क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जैसे 60 था कोण, 30 हुआ, छाया बढ़ गई। अब यहाँ से भी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस बार मानेंगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं हल में। और हल में जो कहा गया है, सबसे पहली बात क्या पूछा गया है, मीनार की ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं, थोड़ा काम कर ही लेते हैं। क्या माना, मीनार की ऊंचाई, क्या मान लेते हैं यहाँ पे, h, ये हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर मान लेंगे, h मीटर। उसके बाद क्या पूछा गया है, dB छाया की लंबाई, dB छाया की लंबाई है, जबकि मीनार दिया है 30, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया। बाकी कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, ये मान सकते हैं, जो BC दिख रहा है ना मुझे, BC, इस BC को हम चाहे तो x मान लेते हैं, x मीटर, ये हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। फिर एक बार हमारे पास त्रिभुज कितना बना है, हमारे पास 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज हमारे पास CBA है और एक बार हमारे पास DB है। तो एक बार हम पहले CBA लेंगे, त्रिभुज CBA में। और जब CBA लेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी हमसे छाया के बारे में पूछा है और ऊंचाई के बारे में पूछा है। इसके बारे में कहीं कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है, और जब इसके बारे में कोई बात ही नहीं चल रही तो उसको लेने की जरूरत भी नहीं। तो फिर कर्ण को हटा देंगे, और कर्ण को हटा देंगे तो मैंने कहा क्या ले रहे हैं हम लोग, लाल बटा कक्का ले रहे हैं। लाल बटा कक्का, देखो पहले वाले में भी कर्ण आ रहा है, दूसरे वाले में भी कर्ण आ रहा है, तो पहले दूसरे की बात ही नहीं करेंगे। तीसरे वाले में कर्ण नहीं आ रहा है तो तीसरे वाले की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे।
तो यहाँ हो जाएगा CBA में क्या पता है सर? पता ये है ना कि जो भी एंगल है ना वो 90 डिग्री पर है। कैसे पता चला? अरे भैया जब भी मीनार खड़ी होती है तो वो ऊर्ध्वाधर होती है, टेढ़ी झुकी हुई नहीं होती है। मीनार को हमेशा हम लोग ऊर्ध्वाधर मानते हैं। जब कोई ऊर्ध्वाधर होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो वहाँ पे एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ CBA में क्या हो जाएगा? B लेंगे, B बराबर क्या होगा? 90। तो यहाँ लगा देंगे tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार के। लंब क्या है इस बार? लंब हमारे पास है BA, लंब हमारे पास क्या है? BA, और आधार क्या है? चल लिख लेते हैं यहाँ पे लंब बटे आधार। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब, लंब का मान हम लोग क्या रख रहे हैं? BA, और BA को ही तो ऊंचाई कह रहे हैं, तो डायरेक्ट रख देते हैं लंब का मतलब ऊंचाई H, और आधार का मतलब है यहाँ कौन से ट्रायंगल BC लिए हैं, तो BC में आधार कौन होगा? BC ही होगा। अर्थात क्या हो जाएगा? BC का मान क्या है? X। BC का मान क्या है? X। इसको X लिख देते हैं, ये इसको H लिख देते हैं। अब थीटा का मान मुझे पता है, थीटा का मान पता है, रखो कितना थीटा है सर? थीटा का मान है 60। तो tan 60 बराबर हो जाएगा H बटा X, और tan 60 का मान होता है कितना है? √3। इधर से ये डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू √3 x बराबर क्या होगा? H। इक्वेशन क्या मान लेंगे यहाँ पे हम लोग? 1 मान लेंगे। फिर आ जाते हैं इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दूसरा भी त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है? DBA में, त्रिभुज DBA में यहाँ भी क्या लगाएंगे हम लोग? tan थीटा बराबर वही होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे tan थीटा कितना है इस बार? 30 डिग्री है। लंब कितना है? लंब वही रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से देखा जा रहा है, ये देखो, तो इसका मतलब हो जाएगा लंब हमारे पास है H, और आधार इस बार बदल जाएगा। आधार यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक जब देखते हैं ना तो आधार हो जाएगा 40 प्लस x। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रख देंगे हम लोग 40 प्लस x। अब मुझे पता है tan 30 का मान होता कितना है? कितना होता है भैया? 1/√3 बराबर हो जाएगा H/40 प्लस x। क्रॉस गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x बराबर √3h। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। मुझे चाहिए क्या? मुझे तो चाहिए x का मान की h का। हमसे क्या पूछा? मीनार की ऊंचाई। h को बचाना है, x हटाना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से पहले या तो h का मान रख देते हैं। h का मान समीकरण 2 में रखने पर, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? h का मान समीकरण 2 में कहाँ पे दिख रहा है? ये 40 प्लस x बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ से 40 प्लस x बराबर होगा √3 इंटू h का मान हमारे पास दिया गया है √3x। अब जब हम √3x का √3 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 40 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 3x, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का x। तो आ गया यहाँ से 2x बराबर क्या आ गया? 40। 2 से काट देंगे तो हो जाएगा कितनी बार में कटेगा? 20 टाइम में। तो x का मान आ गया 20। x का मान क्या आ जाएगा? 20। अच्छा, हमसे x तो पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा गया है? h। तो ऐसा करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रख देंगे तो फिर पता है यहाँ से हो जाएगा भैया h बराबर हो जाएगा, x का मान रखेंगे 20 तो हो जाएगा 20√3 मीटर। आंसर हो जाएगा यही। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, वो काम क्या कर सकते हो? तुम करोगे √3 का मान रखकर 1.732 रख करके सॉल्व करके जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ क्या हो सकता है। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा यहाँ से सवाल नंबर 6। उसके पहले हमने क्या कहा है, ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। जमीन से ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है और मीनार की छाया दिया गया 40 मीटर है, लेकिन सूर्य का उन्नतांश क्या हो रहा है? घट रहा है। मीनार की छाया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी? 40 मीटर अधिक हो जाती है, दिया गया है। फिर आपसे पूछा है ऊंचाई बताओ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन अगला भी है, चलिए समझते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसा एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, कहाँ से देखा जा रहा है? याद रखिए भैया, शिखर से देखा जा रहा है।
और अगर शिखर से देखेंगे ऊपर से जब किसी को देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। एक बात और समझ लेते हैं, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका छत है यहाँ पे, ये क्या हुआ यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, ये यहाँ बैठा हुआ है। अब यहाँ से किसी वस्तु को देखेगा यहाँ पे तो कुछ ऐसा है, क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो ये कहाँ पे बैठा होगा, छत पर, जहाँ पे बैठा हुआ उसके सामने क्या होगा, एक क्षैतिज क्या होगा, तल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये क्षैतिज तल हो जाएगा, और ये जो हमारे पास दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, एक जमीनी तल हो जाएगा। दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों समांतर होते हैं, और अगर ये दोनों समांतर होते हैं, जो यहाँ पे एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा। कैसे, एकांतर नियम से, जो हम त्रिभुज में एकांतर नियम पढ़ते हैं, एकांतर कोण का नियम, तो एकांतर कोण से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो जब कभी मुझे एंगल यहाँ 30 लिखा हो तो हम इसको भी 30 कह सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आ जाते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। चित्र बगल में बना हुआ है तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। आप एक बार समझिए, क्या कहा, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये बहुमंजिला भवन हो गया। ये हमारे सामने जो दिख रहा है ये 8 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। 8 मीटर ऊंचे भवन के क्या कहा है, शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। एक बार छत को देखेंगे यहाँ से तो कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा अवनमन कोण, और हमने कहा ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों समांतर होंगे, तो बराबर बराबर हो जाएगा। एक बार देखने पे कितना बनेगा यहाँ पे, 45 डिग्री, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। अब क्या पूछा, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी। तो हमारे पास भवन कौन हुआ, ये हुआ, और भवन कौन हुआ, ये हुआ। इनके बीच की दूरी पूछा है तो मान लेते हैं x मीटर है, और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पूछा है। यहाँ अगर ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 मीटर, और इसको मान लेते हैं हम लोग h मीटर। तो टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी सर, टोटल जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी h प्लस 8 मीटर। मतलब अगर हमसे कहा जाए यहाँ पे PC बराबर, तो हम कह देंगे PC बराबर होगा 8 प्लस h मीटर के बराबर हो जाएगा। और क्या माना हम लोगों ने, AC मान लिया है, AC को हम लोगों ने क्या माना है, x मीटर माना है। इसके साथ ही बाकी सब तो दिया ही गया है। चलिए भवन की ऊंचाई AB की बात कर लेते हैं, तो AB हमारे पास दिया गया है 8 मीटर। ये अब हमारे पास ट्रायंगल कितने हैं, त्रिभुज, ये ढूंढना है। तो त्रिभुज यहाँ देखो समकोण बनाता हुआ, तो समकोण बनाता हुआ एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। हमको समकोण बनाता हुआ त्रिभुज चाहिए। अच्छा ये भी तो है, लेकिन यहाँ हमको ये नहीं पता है, ना हमें ये पूछा गया है, ना इसके बारे में पूछा है, ना इसके बारे में पूछा है, तो ये वाले ट्रायंगल की बात नहीं करना है हमें। तो कौन कौन से ट्रायंगल की बात करनी है, एक बार ट्रायंगल हमें बात करनी है ACP में। याद रखोगे कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन, लेकिन अवनमन तो बन रहा है, लेकिन ये रेखा और ये रेखा कैसे होगी, समांतर होगी। समांतर की वजह से यहाँ 45 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ट्रायंगल ACP में क्या लगा देंगे इस बार भी मुझसे आधार और ऊंचाई के बारे में पूछा है, कर्ण की कहीं बात ही नहीं चल रही है, तो साइन कॉस नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगा देंगे, tan लगा देंगे, तो हो जाएगा tan थीटा। और थीटा इस बार हमारे पास क्या है, पहले लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो इस बार tan थीटा का मान जो दिया है वो 45 डिग्री दिया हुआ है, और लंब का मान जो है, अच्छा हम पूरे ACP की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो लंब होगा जिसको हम CP या PC कह सकते हैं, और आधार जो होगा हमारा वो पूरा का पूरा क्या होगा, AC होगा। तो यहाँ tan 45 का मान हो जाएगा 1, और जो हमारे पास PC दिख रहा है वो हमारे पास है 8 प्लस h, और अपान में क्या हो जाएगा AC, और AC का मान क्या है, x है। तो ये हो जाएगा क्रॉस गुणा करा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 प्लस h। समीकरण इसको 1 नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा और बात करते हैं तो क्या मिल जाएगा, पुनः त्रिभुज, या त्रिभुज कौन सा इस बार लेते हैं, इस बार हम लोग त्रिभुज ले लेंगे BDP में, और BDP में लेंगे तो क्या लगा देंगे इस बार हम लोग, tan थीटा बराबर होगा, इस बार क्या होगा, इस बार भी लंब, आप देखते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, BDP में थीटा का मान कितना है, 30, तो लंब कौन होगा, लंब हमारे पास हो जाएगा PD, लंब हमारे पास क्या हो जाएगा PD, और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में आधार हमारे पास हो जाएगा BD, आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान हमारे पास है 30 डिग्री,
और पी डी का मान हमारे पास क्या है एच, और बी डी का मान कितना हमारे पास, बी डी का मान ध्यान रखिए ये जो बी डी दिख रहा है ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और अगर ये यक्स है तो वो भी क्या होगा, यक्स होगा। तो tan 30 का मान कितना होगा 1/√3 बराबर में क्या होगा एच बटा यक्स हो जाएगा। क्रॉस गुणा करा देंगे तो यक्स बराबर होगा h√3, ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई भी चाहिए, दूरी भी। तो ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे यक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, और अगर 1 में रख देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से 1 में रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा मुझे h√3 बराबर में हो जाएगा 8 + h, ये मिल जाएगा। अब अगर इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो हो जाएगा h√3 - h बराबर में क्या होगा 8। तो h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 बराबर हो जाएगा 8, और ये इधर गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो h बराबर हो जाएगा 8/√3 - 1। कर देते हैं हम लोग हर का परमेयीकरण। अगर हर का परमेयीकरण कर देंगे यहाँ पे तो होता क्या है सर, डिनोमिनेटर में जो भी संख्या लिखी होती है उसका साइन चेंज करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, और उसी से हम लोग क्या करते हैं, उसी से हम लोग अंश में भी गुणा करा देते हैं चिन्ह बदल करके, और हर में भी गुणा करा देते हैं। इसे हम लोग कहते हैं परमेयीकरण, ये हो जाएगा। चलिए समझते हैं यच, यहाँ जब हम परमेयीकरण करेंगे तो परमेयीकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा यच बराबर आ जाएगा, यच बराबर हो जाएगा 8, बाहर रहेगा 8, और अपान में हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे √3 + 1, और अपान में हो जाएगा गुणा कराएंगे तो a - b a + b हो जाएगा a² - b²। तो यच बराबर आ जाएगा यहाँ से 8√3 + 1 अपान में हो जाएगा, देखो भैया 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 3 का तो हो सकता है, लेकिन रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, और 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 2, 2 से काट देंगे कितनी बार में 4 बार। तो यच का मान आ गया यहाँ से हमारे पास 4, और रूट के अंदर 3 + 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, किसकी ऊंचाई, किसके बहुमंजिले की। लेकिन याद रखिए ये बहुमंजिले की ऊंचाई नहीं है, बहुमंजिले की टोटल ऊंचाई चाहिए तो मुझे 8 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और अगर 8 हम यहाँ जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा अतः बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, जब बहुमंजिले भवन की ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई होता है h + 8, और h का मान जो हम निकाले हैं वो है हमारे पास क्या, अगर अंदर गुणा कराते हैं तो 4√3 + 4 + 8 तो हो जाएगा ये 12 + 4√3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो √3 का मान रख करके दशमलव में सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा मुझे और क्या पूछा गया, इसके अलावा और पूछा गया है यक्स का मान बताइए। अगर मुझे यक्स का भी मान बताना है तो देखो समीकरण हमारे पास एक ये है और समीकरण हमारे पास 2 ये है। अगर हम यहाँ पे यक्स का मान रख देते हैं तो पता है यक्स का मान रखते हैं हमें सब क्या मिल जाएगा, यक्स का भी मान मिल जाएगा, जो कि आगे सॉल्व कर लेते हैं। यक्स का मान क्या आया है सर, यक्स का मान आया है टोटल हमारे पास, कहाँ गया ये 4√3 + 1, 4√3 + 1, तो हमें पता है यहाँ पे
यच का मान आया है 4√3 प्लस 1 आया है, प्लस यहाँ पे 1, यहाँ कॉमन लिया गया है ये। तो अगर हम यच का मान रखते हैं सब कहाँ पे 2 में, यच का मान समीकरण 2 में रखने पर, और अगर हम 2 में रखेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 है, क्या हमारे पास 2 हमारे पास है x बराबर h√3, यहाँ पे है x बराबर है h√3। तो जब h का मान रख देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4, अंदर गुणा करा देते हैं, 4√3 प्लस 4 का गुणा होगा किसके साथ, √3 के साथ। तो हो जाएगा यहाँ 4√3 का √3 से कराएंगे तो हो जाएगा 4×3=12 प्लस हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 4√3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, यक्स का मान आ जाएगा। जो कि हमें लग रहा है दोनों आपस में क्या हैं, बराबर बराबर हैं। और अगर दोनों आपस में बराबर बराबर हैं, यहाँ 12 प्लस 4√3 ये भी आया है और 12 प्लस 4√3 वो भी आया है। तो कि आंसर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या दोनों सही हैं। देखो जब हम 45 लगाएंगे तो 45 का मान हो जाएगा 1 और 45 का मान 1 होगा। भवन कितना है, 8 मीटर, ऊंचाई क्या हो जाएगी h, तो 8 प्लस h बटे क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है यहाँ से, तो ये हो जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पीपीडी क्या बीडीपी में क्या लगाएंगे, tan 30 और 30 लगाएंगे तो h बटा क्या होगा, यक्स होगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, यक्स का मान हमें नहीं पता, हम लोगों ने यक्स सेम ही रख दिया, तो यहाँ से मिल गया यक्स बराबर क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 यक्स का मान रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा h√3 बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही है क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर आगे एक और उदाहरण दिया है 7वां नंबर। कुछ अच्छे उदाहरण हैं, इनको लगा लेते हैं जल्दी से, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, यानी कोई नदी था, नदी का एक पुल था, पुल के किसी एक बिंदु से सम्मुख किनारों के अनुमान कोण 30 और 45 है, जो कि दिख रहा है चित्र में 30 और क्या है 45। यदि पुल के किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी क्या भैया पुल कहाँ पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका मतलब इस बार मुझे पुल की ऊंचाई दिया है, पुल की ऊंचाई, और पुल की ऊंचाई कितना दिया है यहाँ पे हमारे पास 3 मीटर दिया गया है, तो ये लिख दिया हम लोगों ने 3 मीटर। और क्या कहा गया है, औनमन कोण क्रमशः है, याद रखिए औनमन कोण 30 बन रहा है। हमने कहा अगर औनमन भले ही बन रहा है लेकिन ये रेखा और ये रेखा क्या होगी, समांतर होगी, सॉरी ये वाली नीचे वाली समांतर होगी। अगर समांतर होगी, ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या कहा गया है, आगे ये कहा है तो नदी की चौड़ाई बताइए। तो हमें नदी की चौड़ाई हमारे पास है, नदी की चौड़ाई हमारे पास है, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई को हम लोग यहाँ मान क्या रहे हैं, ए बी, क्या मान रहे हैं, ए बी मान रहे हैं। अच्छा ए बी मान रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ए बी पता है क्या होगी, हमारे हिसाब से जो ए बी होगा भैया वो बराबर होगा किसके, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी दिख रहा होगा सबको। ये हमारे पास ए डी हो गया और ये हमारे पास डी बी हो गया। ए डी को हम मान लेते हैं यक्स, क्या मान लेते हैं यक्स, और डी बी को मान लेते हैं क्या वाई, क्या मान लेते हैं यहाँ पे वाई। तो इसका मतलब अगर हमसे नदी की चौड़ाई पूछा है तो एक बार यक्स निकाल लेते हैं, एक बार वाई निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे आंसर हो जाएगा। चलिए फिर लगाते हैं एक बार त्रिभुज कौन सा लेंगे, एक बार त्रिभुज लेंगे हम लोग ए डी पी में, एडीपी में क्या लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस बार थीटा कितना है, इस बार थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा भैया, एडीपी लिए हैं, एडीपी में थीटा कितना है 30 डिग्री, और अगर 30 डिग्री है तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारे पास है ऊंचाई। अच्छा लंब को ऊंचाई कहते हैं, तो ऊंचाई का मान तो दिया ही गया है, कितना दिया है 3, और आधार नहीं दिया था, उसको हम लोगों ने क्या माना है यक्स। तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर हो जाएगा 3/यक्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
बस आपको ऐसे ही मेहनत करनी है और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि हम आपके लिए डेली से वीडियो लेके आते रहें, ताकि आपको भी क्या हो, डेली के बेसिस पे क्लास से मिलते रहे और आपकी तैयारी अच्छी बनती जाए। तो जब इसको क्लास गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3√3, ये आ जाएगा समीकरण। इसको एक नाम दे देते हैं और छोड़ देते हैं यहाँ पे। अगला त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम अगले त्रिभुज की बात कर लेते हैं यहाँ से, आगे बात करते हैं। अगला त्रिभुज हमारे पास क्या है, ADP तो हो गया है। इस बार फिर से लेंगे हम लोग यहाँ पे त्रिभुज DBP में या BDP में क्या लगाएंगे, यहाँ भी हम लोग tan थीटा लगाएंगे। क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। थीटा कितना है इस बार इस ट्रायंगल में थीटा हमारे पास है 45 डिग्री और लंब का मान कितना है, लंब का मान तो हमारे पास 3 मीटर है और आधार का मान इस बार क्या है y मीटर। इसको सॉल्व करेंगे tan 45 का मान होता है 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 45 का मान हो जाएगा 1 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 3/y और क्रॉस गुणा करा देंगे तो y का मान आ जाएगा 3 मीटर, ये हो जाएगा। अब जैसे ही y का मान मिल गया हम y का मान क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमें x मिल गया y मिल गया, दोनों अलग अलग हैं तो अतः नदी की चौड़ाई, अतः क्या हो जाएगा भैया, नदी की चौड़ाई। अगर हम नदी की चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई क्या है हमारे पास, x + y है, तो x का मान आया है 3√3 और प्लस y का मान क्या आया है 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 + 1 मीटर। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हमने कहा और ज़्यादा सॉल्व करना है तो फिर हमें √3 का मान रखना पड़ेगा, 732 + 1 करना पड़ेगा तो हो जाएगा 3 × 2.732 और हल कर देंगे तो हो जाएगा 6, 9, 21, 3 2 6 7। तो ये इतना आंसर आपका आ जाएगा। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं, अगले में हमसे क्या कहा गया है। आ जाते हैं, इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल थे जिनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम पहुंचते हैं अपना एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज हमारे पास है 9.1 का पहला सवाल देखते हैं क्या कहा गया है। इस 9.1 का भी फिगर बना के दे दिया गया है जो कि बहुत आसान लग रहा है। क्या, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जबकि यहाँ दिख रहा है डोर की लंबाई कितना है, 20 मीटर है। आगे कहा गया है तो चाहे, अच्छा एक बात और हम कर सकते हैं, जो जो मुझे पता हो चाहे उसे हम लिख भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या कहा है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे से, ये जो दिख रहा है इसको खंभा, ये सीधे लगे खंबे से के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई पूछा गया है। क्या पूछा है, खंबे की ऊंचाई। तो हम यहाँ पता है खंबे की जो ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई का नाम यहाँ पे क्या है हमारे पास, AB है। ऊंचाई हमारे पास क्या है, AB है। और इस बार डोर की जो लंबाई है, डोर की लंबाई, इस बार आधार नहीं दिया है, याद रखना, डोर की लंबाई दिया है, कितना दिया है, 20 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे त्रिभुज कौन सा, इस बार हमारे पास BCA में, त्रिभुज BCA में क्या लगाएंगे इस बार हम लगाएंगे sin थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे इस बार आधार नहीं पूछा है। अगर आधार नहीं पूछा तो फिर कौन कौन सा छूट जाएगा, देखो लाल बटे कक्का, मैंने कहा याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाल, देखो यहाँ भी क्या आ रहा है, लाल बटे कक्का, कर्ण लंबा आ रहा है, लेकिन यहाँ आधार आ रहा है और यहाँ भी आधार आ रहा है। तो जिसमें आधार आ रहा है, आधार के बारे में जब कोई जिक्र ही नहीं हुआ है तो आधार काहे लगाएंगे हम लोग, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से लंब
बटा कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा ये। इस बार थीटा कितना दिया है, इस बार थीटा दिया गया है हमारे पास 30 डिग्री, और लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान हमारे पास नहीं पता, यही तो हमसे पूछा है सर, लंबाई जो हमारे पास लंब है यही तो ऊंचाई का काम कर रहा है, जिसको हम लोग ए बी कह रहे हैं, ए बी हो जाएगा। और कर्ण इस बार कितना दिया है, कर्ण हमारे पास है 20 मीटर। साइन 30 का मान होता है 1/2, और ये 20 इधर भाग में इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा में, बराबर में क्या बचेगा यहाँ पे ए बी। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 बार में क्या होगा, कट जाएगा, तो ए बी का मान हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर हमसे पूछा जाए खंभे की ऊंचाई क्या होगी तो 10 मीटर हो जाएगा ये। अब थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है, अगर कभी भी हम ये कहते हैं, याद रखिएगा, अगर हमने कहा कोई मीनार है, अगर मीनार की छाया और मीनार की ऊंचाई और छाया दोनों बराबर बराबर है, तो जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। अर्थात जब भी कोण क्या होगा भैया 45 डिग्री का होगा, तब हमारा आधार और ऊंचाई दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अगर हमारे पास, मैंने कहा अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं तो एंगल क्या होगा 45 डिग्री का बनेगा। और मैंने कहा अगर मान लो एंगल क्या है 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर हम 60 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऊंचाई होगा और जो आधार होगा, ये इन दोनों में रेशियो जो होगा 1:3 का होता है। 1:3 क्या हो जाएगा 3 की, कौन 1 होगा कौन 3 होगा। जैसे साइन में आता है भैया लंब बटे आधार, अगर लंब बटे आधार करते हैं 60 के हिसाब से, तो ये √3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कुछ ऐसे अनुपात भी होते हैं जिनको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब विकल्प जब इसको लगाएंगे, इसका विकल्पीय क्वेश्चन, तो हम वहाँ और अच्छे से समझेंगे। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्या समझते हैं, ये पहला क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो चुका, बहुत छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब एक पेड़ था, आंधी आने से क्या हो गया, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह जमीन पर मुड़ जाता है कि पेड़ जमीन के शिखर को छूने लगता है। मतलब पहले कोई पेड़ था, हम इसके चित्र को पहले बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा ये कोई पेड़ है, ये थोड़ा लंबा बनाएंगे, ये पेड़ है, कहाँ पे होगा, ये हमेशा जमीन पर होगा, तो जमीन से संपर्क होगा, तो ये हमने यहाँ लिख दिया पेड़, ये हो जाएगा। अब क्या कहा, आंधी आने से टूट जाता है। मान लेते हैं ये पहले पेड़ था, आंधी आई यहाँ से टूटा होगा, यहाँ से, और यहाँ से जब टूटेगा तो ऊपर वाला ये जो भाग है ये आकर के जमीन को क्या करने लगा, टच करने लगा, आकर जमीन को क्या करेगा, टच करने लगेगा ये। अब क्या बताया है, इस तरह कि पेड़ का शिखर, पेड़ का अब ये जो शिखर यहाँ था, अब ये शिखर यहाँ आ गया, छूने लगता है, इसके साथ 30 का कोण बनाता है। कितने का कोण बनाएगा यहाँ पे, 30 डिग्री का बनाएगा ये। फिर क्या कहा गया है, पेड़ के पाद बिंदु, ये पेड़ का क्या है, पाद बिंदु, जिसका नाम रख देते हैं हम लोग ए। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर छूता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर क्या कर रहा है, छू रहा है, जिसका नाम हम रख रहे हैं बी। कितना मीटर है, 8 मीटर है, ये कहा गया है। तो क्या पूछा है, पेड़ की ऊंचाई बताओ भैया, पेड़ की ऊंचाई पूछा है। तो अभी हम मान लेते हैं कि पेड़ जहां से टूटा हुआ है, टोटल पेड़ की जो ऊंचाई थी उसको हम मान लेते हैं यहाँ पे एच मीटर। क्या मान लेते हैं, एच मीटर। और जो पेड़ टूट गया है उसके जहां से टूटा हुआ है वहां तक की दूरी को हम लोग मान लेते हैं एक्स मीटर, और जो टूटा हुआ भाग उसको मान लेते हैं वाई मीटर। एक बात याद रखिएगा, टूटा हुआ भाग ही ये वाला भाग होगा, अगर ये वाई होगा तो ये वाला भी भाग क्या होगा, वाई मीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर हम लोगों ने इसको बना लिया है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए ये भी समझ लेते हैं जल्दी से। इस फिगर को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं भैया। इस किनारे इस फिगर को लगा देते हैं। ये आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग, हमारे पास त्रिभुज बना का हुआ है, क्या है, ए बी, इसका नाम रख देते हैं सी, इसका नाम रख देते हैं सी, इसका नाम रख देते हैं डी।
और ये हमारे पास ए बी और सी डी ऐसा दिया हुआ है। अब हमारे पास त्रिभुज जो समकोण बन रहा है वो कितना है सर, एक ही त्रिभुज है। तो एक बार यहाँ लेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या क्या चाहिए मुझे चाहिए इस ऊंचाई के बारे में जिसको यक्स कहते हैं। तो हम लोग क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हो जाएगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो थीटा इस बार कितना है, थीटा इस बार है 30 डिग्री, थीटा इस बार है 30 डिग्री है। थर्टी डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना दिया है सर, ए बी सी लिए हो तो लंब हमारे पास है यक्स, लंब हमारे पास क्या है यक्स, और आधार हमारे पास कौन है 8। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा यक्स बटा 8। तो हम ये कह सकते हैं 8/√3 आ जाएगा किसका मान, यक्स का मान। समीकरण 1 दे देते हैं इसको। और फिर से लेते हैं हम लोग इसी त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में इस बार क्या लगाए चल रहे हैं, इस बार मुझे y का मान चाहिए। तो y का मान चाहिए तो आप लगा दो cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार बटे कर्ण। थीटा का मान क्या है, इस बार थीटा का मान दिया है हमारे पास 30 डिग्री, और आधार का मान हमारे पास क्या है, आधार का मान हमारे पास है 8 और कर्ण का मान हमारे पास है y। तो cos 30 का मान हो जाएगा इस बार हमारे लिए cos 30 √3/2 बराबर में हो जाएगा यहाँ से 8/y। अगर cos 30 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y का मान आ जाएगा, ये इधर जाएगा गुणा में 8 दूना 16 और ये इधर आएगा तो बटा में क्या हो जाएगा 3। तो हमें यक्स का भी मान मिल गया और हमें y का भी मान मिल गया। हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछा गया है, तो अतः पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ से, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो हमारे पास हो जाएगी यहाँ से यक्स प्लस y मीटर। यक्स का मान कितना है, यक्स का मान दिया 8/√3 है और प्लस y का मान दिया है 16/√3 है, जो कि दिख रहा है डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 16 8 24/√3, और मुझे ये भी पता है कि बटे में √3 नहीं होता है, तो फिर कर देते हैं इसका परमेयीकरण, रेशनलाइज, ऊपर भी √3 से गुणा और नीचे भी √3 से गुणा। तो हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 24√3/3, 3 से काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। तो आंसर आ गया 8√3 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। किसकी ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, जिसको आपने क्या कहा है, h कहा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहा है, ठेकेदार है बच्चे को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए ये 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। क्या कहा गया है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब हमें पता है कुछ ऐसा होता है भैया फिसलन पट्टी, देखिए थोड़ा ध्यान से, क्योंकि आप भी बचपन में खेले होंगे कॉलेज में या स्कूलों में या फिर प्ले ग्राउंड पे। कैसा होता है, ये ऐसे ऊंचाई होती है और इधर बगल से सीढ़ी लगी होती है, इस बगल से क्या होता है, इस पर सीढ़ी लगी होती है चढ़ने के लिए। ठीक है, ऊंचाई कितनी रखनी है इसकी, 1.5 मीटर रखनी है। तो ये हो गया 1.5 मीटर। अब क्या कहा गया है, जो फिसलन पट्टी है, अच्छा यहाँ जब चढ़ेंगे यहाँ से इधर पीछे की साइड से, तो यहाँ से फिसलेंगे और फिसल करके कहाँ आएंगे, जमीन पर आएंगे। फिसल के कहाँ से आएंगे भैया, ये हम लोग जमीन पर आ जाएंगे। जमीन पर आ गए। अब जमीन पर जब आएंगे फिसलते हुए, तो इसकी जो दिया गया है हमारे पास एंगल,
एंगल कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री। ये तो क्या पूछा गया है, जबकि इससे अधिक वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई है, सेम ऊंचाई 3 मीटर हो जाएगी। ये आपके लिए SW रहेगा, ये वाला। ऊंचाई क्या करनी है, हमने 1.5 मीटर रखा है, तुम कितना रखोगे, 3 मीटर। हमने कोण कितना रखा है, 30 डिग्री, तुम कितना रखोगे कोण, 60 डिग्री। क्या पूछा है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बताओ। फिसलन पट्टी यही वाली है और इसी की लंबाई हमसे पूछा है, मान लेते हैं यक्स मीटर। क्या मान लेते हैं, यक्स मीटर। और यही हमसे पूछा है, इसी को लगाना है। नाम दे देते हैं इसका A, B और C, ABC। आ जाते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व में, ट्रायंगल ABC में क्या पता है सर, B जो है ना वो 90 डिग्री का है। और क्या पता है, हाइट जो दिया गया है H का मान वो दिया गया है हमारे पास 1.5 मीटर दिया गया है। और क्या पता है, थीटा भी पता है, 30 डिग्री पता है। तो क्या लगाएंगे यहाँ से, यहाँ हम लगाएंगे tan थीटा का फार्मूला। नहीं, tan नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आधार तो पूछा नहीं है, लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो हम यहाँ साइन लगा देंगे। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान इस बार है हमारे पास 30, और लंब का मान हमारे पास कितना है 1.5, और कर्ण का मान कितना है यक्स। सॉल्व करेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटा यक्स। क्रॉस गुणा कराएंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अतः फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए 3 मीटर। अच्छा, सब कुछ सेम है, एंगल थोड़ा चेंज हुआ है, तो आप इसको ट्राई करोगे। यहाँ पे जहाँ हम 1.5 रखे हैं 5 वर्ष के बच्चों के लिए, तुम 3 कर दोगे। जहाँ एंगल मैंने 30 रखा है वहाँ तुम 60 रख दोगे। बाकी सेम ऐसे कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और 4 को पढ़ते हैं। 4 हमारे पास क्या है, 4 में क्या कहा है, भूमि के एक बिंदु से, कोई भूमि का बिंदु है, मान लेते हैं, क्या कहा है आगे, मीनार के पाद बिंदु। तो हम पहले मीनार बना लेते हैं। मान लो ये हमारा एक मीनार है, ये मान लेते हैं ये क्या है, एक मीनार है, ये मीनार है। फिर क्या कहा है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। कौन 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि पर कोई एक बिंदु है, मैंने ये बिंदु ले लिया ये, और कितनी मीटर दूरी पर है ये, 30 मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 बनाता है। मतलब ये बिंदु जो है मीनार के शिखर को जब हम देखते हैं तो कितना बना देगा ये 30 डिग्री का एंगल बना देगा। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना देगा। अब क्या कहा, मीनार की ऊंचाई पूछा है, ये हमसे पूछ लिया गया है, क्या होगा, ये नाम दे देते हैं इसका A, और ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा C। तो क्या क्या पता है, ऊंचाई पूछा गया है, तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्व में आकर के, मीनार की ऊंचाई H के बारे में पूछा जा रहा है। और क्या पता है, इस बार उन्नयन कोण पता है, कोण का मान कितना है 30 डिग्री पता है। और क्या पता है, आधार से दूरी पता है, यानी AB का मान पता है। आधार कह दो या AB कह दो, AB का मान दिया गया है कितना 30 मीटर। तो क्या सॉल्व करेंगे यहाँ से, यहाँ हम हल करेंगे और त्रिभुज ले लेंगे ABC में। अगर ABC लेंगे तो क्या लगा देंगे यहाँ पे हम लोग tan थीटा, और थीटा बराबर क्या होगा, क्या पूछा है सर, ऊंचाई पूछा है, इसके बारे में, इसका कहीं कोई बात ही नहीं चल रहा है तो नहीं लेंगे। फिर क्या लेंगे tan, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ये हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना है इस बार, थीटा का मान हमारे पास है 30 डिग्री। क्या है 30 डिग्री। और लंब का मान कितना है, लंब का मान हमारे पास है h। आधार का मान हमारे पास क्या है 30। सॉल्व करेंगे tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा h बटा 30। ये क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 30/√3 बराबर हो जाएगा h। √3 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं तो h बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से, h बराबर मुझे मिल जाएगा यहाँ से
30/√3 गुणे ऊपर भी √3 कर देंगे और नीचे भी √3 कर देंगे, तो यच बराबर आ जाएगा 30√3/3 काट देंगे तो यच का मान आ जाएगा 10√3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हमसे ये पूछा गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 9 पॉइंट एक्सरसाइज का। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस एक बार आप इसे ध्यान से देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और हमारे दैनिक जीवन से बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई पर लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे आते हैं तो आप आगे भी ये होगा कि पढ़ाई में मन लगता रहेगा, नहीं तो फिर ये होगा कुछ वैकेंसी ऐसे भी आपको मिलेंगे देखने में जो सीधे परसेंटेज पे काम करेंगी, तो आप वहाँ से सीधे छट जाओगे। इसलिए उसके लिए भी पढ़ना है और हमें आगे अगर हम कॉलेज बदलना भी चाहते हैं, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, ताकि नंबर अच्छे आएँ, ताकि हमारा एडमिशन भी अच्छे कॉलेजों में हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है। यानी भूमि का कोई एक सिरा हमने देखा ये, और ये मान लीजिए भूमि है। भूमि के यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है, यहाँ पे क्या है, ये पतंग उड़ रही है, ये पतंग है, पतंग उड़ रही है, ये हो जाएगा। कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। फिर क्या कहा है, पतंग से लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पे बांध दिया गया है। भूमि का कोई बिंदु लिया गया और यहीं पे पतंग की डोरी को क्या कर दिया गया है, इसको बांध दिया गया है। ये कितने मीटर पे है भैया, भूमि के एक बिंदु से पतंग की डोरी को बांध दिया गया है। डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री का है। डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री का है। तो क्या कहा गया, मानकर डोरी की कोई ढील नहीं है। मतलब ये डोरी जो पतंग उड़ाते हुए देखा होगा ना, तो आपने पतंग में देखा होगा ऐसा उड़ता है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पतंग की जो डोरी है वो एकदम सीधा है। अगर सीधा है तो आपसे पूछा डोरी की लंबाई, मतलब हमसे इसकी लंबाई पूछना चाहता है। इसको हम मान लेते हैं यक्स, क्या मान लेते हैं, यक्स। ऊंचाई मुझे दिया ही गया है तो नाम रख देते हैं ABC और सॉल्व कर लेते हैं इसको। कुछ इसमें और कुछ कहा ही नहीं है तो यहाँ पे ले लेंगे। अच्छा क्या पता है, पतंग की ऊंचाई पता है, पतंग की ऊंचाई दिया है, कितना दिया है ये हमारे पास 60 मीटर है। और क्या पता है, कोण पता है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कोण के बारे में बता दिया है। इसके अलावा क्या पूछा है, डोरी की लंबाई पूछा गया है। अगर डोरी की लंबाई पूछा गया है तो हमारे पास जो डोरी की लंबाई है उसको क्या माना हम लोगों ने, यक्स मीटर मान लिया है। अगर ऐसा है तो क्या लेंगे यहाँ से हम लोग, त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABC में। ABC में क्या लगाएंगे, देखो आधार के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर आधार के बारे में तो बात नहीं हो रही है तो टैन भी नहीं लगाना, कास भी नहीं लगाना। क्यों, टैन में होता है लंब बटे आधार, छोड़ देते हैं। कास में होता है आधार बटे कर्ण, छोड़ देते हैं। फिर क्या, साइन लेंगे, साइन में होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण हमसे पूछा गया, लंब हमको दिया गया, थीटा भी मुझे पता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे फिर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और इस बार थीटा का मान कितना है, 60, और लंब का मान कितना है, 60, और कर्ण का मान कितना दिया गया है, यही तो पूछा है, यक्स। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर हो जाएगा 60/यक्स। क्रॉस गुणा करा देते हैं, तो जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो यहाँ से मिलेगा मुझे यक्स बराबर, क्या मिल जाएगा, यक्स बराबर 60 × 2/√3, ये आ जाएगा। तो यक्स बराबर आ जाएगा 120/√3। सॉल्व करने पे हो जाएगा, अगर हम परमेयीकरण कर दें तो 120 × √3 और बटा में क्या आ जाएगा, √3 × √3, और √3 गुणा कितना होता है, 3। तो यक्स बराबर आ जाएगा 120 √3/3, 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 40√3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। पतंग की डोरी की लंबाई जो आ जाएगी वो 40 मीटर, 40√3 मीटर आ जाएगा। आप चाहे अगर आंसर आप मिला रहे होगे तो आंसर मिलाओगे तो उसमें क्या दिया होगा, दशमलव में दिया होगा। अगर दशमलव में दिया है तो √3 का मान रख करके आप सॉल्व कर लोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, छठा क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, क्या कहा गया है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। तो मान लेते हैं ये एक कोई भवन है, ये एक भवन है और भवन से कुछ दूरी पर क्या है, एक लड़का है खड़ा हुआ है। लड़के की हाइट दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। आगे क्या कहा गया है, जब वह ऊंचे भवन को की ओर जाता है तो उसकी आंख से उन्नयन कोण 30 से क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। मतलब पहले यहाँ था, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्षैतिज आधार पे खड़ा हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ एंगल की बात करेंगे तो एंगल कहाँ बनता है, उसके आंख के सामने जो क्षैतिज रेखा होगी उससे और जो उसकी दृष्टि रेखा होगी उससे एंगल बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा, पहले तो उसका एंगल है हमारे पास 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। लेकिन लड़का भवन की ओर चलना शुरू करता है, चलते चलते मान लो कुछ स्थान में पहुंचा, फिर देखता है तो उसका एंगल जो है वो बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, ये पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से x मीटर चल के गया, वो कितना मीटर हो जाएगा, x मीटर चल गया, इसको हम मान लेते हैं y मीटर, इसको क्या मान लेंगे, y मीटर। और अगर ये टोटल जो है वो 30 मीटर ऊंचा भवन है तो भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 हटा देंगे। जब 1.5 हटा देंगे तो अंदर क्या बचेगा, 28.5 मीटर बच जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ से कहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की बात है। नाम दे देते हैं इसका A, इसका नाम रख देते हैं B, इसका नाम रख देते हैं C, इसका नाम रख देते हैं D, ABCD। और हमसे पूछा है यक्स का मान कितनी मीटर दूरी चल गया है। तो हमारे पास कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज हमारे पास बन रहा है, यहाँ से हल करते हैं ACD में, ACD में क्या लगाएंगे, कर्ण की बात नहीं चल रही है तो tan लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा का मान इस बार कितना है, थीटा का मान इस बार है 30 डिग्री। लंब का मान कितना है, लंब का मान है 28.5 और आधार है x प्लस वाई। पूरा मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, x प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर होगा यहाँ पे 28.5 बटा x प्लस वाई। तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 28.5√3, समीकरण नंबर 1। फिर ले लेंगे अगला त्रिभुज हमारे पास क्या है, और अगला त्रिभुज हमारे पास है BCD में। फिर यहाँ भी tan लगा देंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। थीटा का मान दिया है इस बार, क्या दिया है, tan थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। तो लंब का मान 28 क्या रहेगा 5, आधार क्या रहेगा इस बार y रहेगा। tan 60 का मान सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 60 का मान होता है √3, ये हो जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा, ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो √3y बराबर आ जाएगा 28.5। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए यहाँ से मान किसका, यक्स का मान। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक काम, √3 का दिया तो y का मान निकाल लेते हैं कंप्लीट सॉल्व करके। तो फिर करते हैं, y बराबर आ जाएगा यहाँ से 28.5 बटा √3 कर देते हैं परमेयीकरण। तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से 28.5 बटा √3, इंटू में क्या हो जाएगा √3 और बटा में क्या हो जाएगा √3। तो y बराबर आ जाएगा 28.5 √3 बटा 3। जब 3 से इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान आ जाएगा 3 9 27, 3 5 15। तो ये हो जाएगा 9.5 √3, ये y का मान आ गया। अब जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखकर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 9.5 √3 बराबर क्या होगा 28.5 √3। ये अब यहाँ के बाद तुम मैसेज करके जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। घटा के जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो।
बाकी का जो अब बचा हुआ पार्ट है, हम लोगों ने 6 क्वेश्चन देखा है। इसके आगे का जो क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।